नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों के लिए लिया अहम फैसला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अब हर महीने मंदिरों में पूजा करने वाले पंडितों को 1000 रुपए देगी। इस योजना के तहत 8000 पंडितों को यह लाभ मिलेगा। ये उसी तरह है जैसे वक्फ बोर्ड सभी इमामों को हर महीने वजीफा देता है। इसके अलावा ऐसे पंडित जिनके पास घर नहीं है, उन्हें बंगाल आवास योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य के पुरोहितों ने सरकार से जमीन की मांग की थी, जिसमें वे रजरहाट में एक संस्था की स्थापना करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह अहम घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए डालेगी केंद्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद से मांगी मंजूरी। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपए देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद की मंजूरी मांगी है। सरकार का कहना है कि उसके इस कदम से सरकारी बैंकों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि इस महामारी के संकट के बीच कर्जदारों से पैसा वापस नहीं मिलने के कारण सरकारी बैंक दबाव में है। उनका नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ रहा है। सरकार इन बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराकर नकदी संकट से निकाल पाएगी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों को रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे देश का राजकोषीय घाटा भी नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि बढ़ते एनपीए के कारण संकट में आए सरकारी बैंकों को राहत के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा था कि सरकार को सरकारी और प्राइवेट बैंकों के लिए एक रिकैपिटलाइजेशन प्लान लेकर आना चाहिए, ताकि ये बैंक बढ़ते एनपीए के दबाव को झेल पाएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। 3 काले अध्यादेश, किसान कहतियार मजदूर पर घातक प्रहार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में कुछ कारणों से शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन ट्विटर पोस्ट के जरिए लगातार केंद्र की सत्तासीन मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने कृषि अध्यादेशों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर कहा है कि यह पीएम मोदी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र है। सोमवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसान ही है जो खरीदते खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव में करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान कहतियार मजदूर पर घातक प्रहार हैं, ताकि न तो उन्हें एमएसपी व हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दे। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र। दरअसल दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले किसानों ने आशंका जताई थी कि इन अध्यादेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ होगा और वह भी बड़े कॉर्पोरेट घरानों की दया के भरोसे रह जाएंगे। किसानों ने केंद्र सरकार से इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पुनर्वास की व्यवस्था होने तक दिल्ली की एक भी झुग्गी को नहीं हटाया जाएगा, बोली केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के आसपास अवैध रूप से बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की है। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि इस मुद्दे पर शहरी विकास मंत्रालय से चर्चा की जा रही है। जब तक झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, तब तक दिल्ली में रेलवे की पटरियों के आसपास की झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी। दरअसल ये याचिका कांग्रेस नेता अजय माकन की तरफ से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से मांग करते हुए कहा है कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को रहने के लिए वैकल्पिक जगह दिए बिना उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि झुग्गी बस्ती में करीब 2.5 लाख लोग बसे हैं, जिन्हें दिल्ली में रहने का पूरा हक है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन को महंगा पड़ा भारत से पंगा लेना। पिछले 3 साल में घटा चीनी कंपनियों का निवेश।
जी हां दोस्तों, बीते 3 साल में चीन से भारत आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह कम होकर 163.77 मिलियन डॉलर पर आ चुका है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। चीनी कंपनियों द्वारा देश में आने वाले FDI के बारे में जानकारी देते हुए ठाकुर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2017-18 में यह 350 मिलियन डॉलर था। इसके अगले साल भी यह कम होकर 229 मिलियन डॉलर रहा। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में इस बारे में लिखित जानकारी दी गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। संकट की घड़ी के बीच बढ़ाया मदद का हाथ, लोगों को रहने के लिए फ्री में दे दी पूरी बिल्डिंग। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों से नौकरी और रोजगार के लिए गुजरात के सूरत पहुंचे लोगों का इस महामारी के बीच गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वे अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ऐसे लोगों की मदद के लिए सूरत के एक बिल्डर ने हाथ बढ़ाया है। बिल्डर ने अपनी नई स्कीम के फ्लैट्स ऐसे लोगों के लिए खोल दिए हैं। उसने ये फ्लैट्स बिना कोई किराया लिए इन प्रवासी नौकर पेशा और कामगारों को देने का फैसला लिया है। इस महामारी के प्रकोप से फैली आर्थिक बदहाली के बाद कई परिवार अपने गांव जाने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में सूरत के एक बिल्डर ने दूसरे राज्य से आए लोगों की मदद के लिए पूरी बिल्डिंग दे दी है, जहां रहने वालों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सिर्फ मेंटेनेंस देना होता है। दरअसल ओलपाड़ के उमरा में रुद्राक्ष लेक पैलेस नाम का एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। फिलहाल उन्हें खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ऐसे में बिल्डर ने इस महामारी से परेशान लोगों को रहने के लिए फ्री घर दे दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 20 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रही है मोदी सरकार, 6 पर ताला लगाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि वह 20 सरकारी कंपनियों और उसकी इकाइयों में हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 6 को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा है कि सरकार विनिवेश के लिए रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री नीति का पालन कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग की ओर से तय किए गए मानदंडों के आधार पर सरकार ने 2016 से 34 मामलों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है। इसमें से 8 में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है और 20 अन्य में प्रक्रिया अलग अलग चरण में है। जिन कंपनियों को सरकार बंद करने पर विचार कर रही है उनमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेशंस लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। हजारों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 24 से 44% हुई वेतन वृद्धि। जी हां दोस्तों, हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इन्हें बम्पर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। एक नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में 2500 से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44% तक का इजाफा होगा। इस महामारी के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। यह फैसला तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। इसके चलते वहां सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है। असल में इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आखिरकार पूरी कर दी गई है। यह निर्णय तब सामने आया है जब यहां गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस मसले पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। चूंकि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है, इसलिए अब काम बंद जैसी कोई समस्या नहीं है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार जारी आदेश के अनुसार 2866 फैकल्टी सदस्यों की सैलरी में 24 से लेकर 44% तक बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 लाख लोगों को नौकरी देगा अमेजन, शुरुआती वेतन 1100 रुपए प्रति घंटा। जी हां दोस्तों, इस महामारी में नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऑनलाइन ऑर्डर्स में तेजी के बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 1 लाख नए लोगों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि नई नियुक्तियां अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के पदों पर की जाएगी। ये नए कर्मचारी ऑर्डर की पैकिंग, डिलीवरी या अन्य छंटनी का काम करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां छुट्टियों में भी की जाने वाली भर्तियों की तरह नहीं होगी। अमेजन के वेयर हाउस की देखरेख करने वाले एलिसिया बोलर
डेविस ने कहा है कि कंपनी कुछ शहरों में $1000 के साइन ऑन बोनस की पेशकश कर रही है, जहां डेट्रॉइट, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और लुइसविले, केंटकी में श्रमिकों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। अमेज़न का शुरुआती वेतन $15 प्रति घंटा होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं देश और प्रदेश के मौसम समाचारों का। अगले 24 घंटों में दिल्ली सहित यूपी, बिहार के इन शहरों में तेज बारिश के होने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, इस समय मानसून से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि कई राज्यों में औसत बारिश पूरी नहीं हो पाई है। इस समय उत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश के योग बन रहे हैं। इसके चलते उम्मीद की जा सकती है कि शहरों में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में राजधानी एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में अलग अलग 4-5 दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। तापमान में वृद्धि होगी। हवाओं में नमी अधिक होने के कारण उमस से लोगों का बुरा हाल हो सकता है। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि यह बारिश कहीं तेज तो कहीं मध्यम होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम कम किए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल घटकर 81 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 72 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के भावों का। तो दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार की वजह से सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जानकारी दी है कि सोने की कीमतों में 24 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। हालांकि इसी बीच चांदी के भाव 222 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 24 रुपए प्रति 10 ग्राम कम होकर 52,465 रुपए हो गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 222 रुपए घटकर 69,590 रुपए पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन ने कहा वैश्विक व्यवस्था और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को वैश्विक व्यवस्था और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। चीन की यह टिप्पणी उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को लेकर आई अमेरिकी रिपोर्ट के जवाब में आई है। चीनी सैन्य घटनाक्रम एवं लक्ष्यों पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से अमेरिकी कांग्रेस को वार्षिक तौर पर दी जाने वाली रिपोर्ट 2 सितंबर को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना के लक्ष्यों से अमेरिका के राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था की सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रिटायरमेंट सेविंग के लिए यह है निवेश के बेस्ट ऑप्शन। हर महीने के सिर्फ 1000 रुपए बना सकते हैं लखपति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिक पैसे की जरूरत नहीं है। कोई भी 500 रुपए प्रति माह से कम निवेश करना शुरू कर सकता है। जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है वह अपने रिस्क प्रोफाइल के आधार पर हर महीने 1000 रुपए से कम में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। हिसाब लगाए तो पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र तक इक्विटी म्यूचुअल फंड में हर महीने 1000 रुपए का निवेश करना शुरू कर देता है तो वह 12 साल की अपेक्षित CAGR पर विचार करते हुए 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट से पहले 50 लाख रुपए जमा कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मानसून सत्र के पहले दिन मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े समेत लोकसभा के 24 सांसद मिले पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े, प्रदेश महाइब सिंह समेत लोकसभा के 24 सांसद इस महामारी से संक्रमित पाए गए। इस वायरस की वजह से मानसून सत्र देरी के साथ आज से शुरू हुआ था। इस सत्र में शामिल होने के लिए सभी सांसदों का अनिवार्य रूप से जांच कराई गई थी। इससे पहले रविवार को जांच में 5 लोकसभा सांसद पॉजिटिव पाए गए थे। संसद में उन्हीं सांसद कर्मियों को जाने की इजाजत दी गई है जिनकी यह रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चीनी वैज्ञानिक का बड़ा खुलासा, देश की सरकारी लैब में बनाया गया था यह वायरस। जी हां दोस्तों, चीनी वीरोलॉजी डॉक्टर ली मेंगियान ने दावा किया है कि यह वायरस वुहान में एक सरकारी नियंत्रण प्रयोगशाला में बनाया गया था और उसके पास दावा साबित करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण है। वायरस महामारी से निपटने के लिए चीनी सरकार के खिलाफ विसल ब्लोअर बनने वाली वीरोलॉजी को पिछले साल दिसंबर में चीन से निकलने वाले मामलों का
का एक समूह बनाने का काम सौंपा गया था। हांगकांग में काम करने वाले शीर्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी जांच के दौरान एक कवर अप ऑपरेशन की खोज की और कहा कि चीनी सरकार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से पहले ही वायरस के प्रसार के बारे में पता था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मोटोरोला ने लॉन्च किया 5000 mAh बैटरी वाला मोटो E7 प्लस। जाने सभी फीचर्स और प्राइस। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन मोटो E7 प्लस लॉन्च कर दिया है। मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन को 48 मेगापिक्सल के रियर कैमरे सेटअप के साथ पेश किया है। साथ ही मोबाइल फोन में 5000 mAh की बैटरी उपलब्ध कराई है। यह हैंडसेट सिर्फ 4GB रैम और 64GB मेमोरी वाले वेरिएंट में ही उपलब्ध होगा। फिलहाल इसे ब्राजील में ही पेश किया गया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह फोन उपलब्ध कराए जाने को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। मोटोरोला के मोटो ई प्लस की ब्राजील में करीब 18,700 रुपए कीमत रखी गई है। फोन को 2 कलर ऑप्शन एम्बर ब्रॉन्ज और नेवी ब्लू में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। E7 प्लस में 6.5 इंच HD प्लस का बड़ा डिस्प्ले है। साथ ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए एंड्रॉइड 610 GPU दिया गया है। इसमें 4GB रैम व 64GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि यह नया फोन उसी दिन आधिकारिक किया गया है जिस दिन मोटो G9 प्लस को लॉन्च किया गया था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।